यह फिफ्थ वीडियो एंड फिफ्थ डे ऑफ लर्निंग बिजनेस न्यूज़पेपर्स चैलेंज। तो किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन लर्न कर सकते हो बाय रीडिंग बिजनेस न्यूज़पेपर्स, फाइनेंशियल पेपर्स एंड इकोनॉमिक पेपर्स। यहाँ पे सबसे पहले एक ओवरव्यू दूंगा आज के सारे आर्टिकल्स का। मोनोपोली वर्सेस मोनोपोली। एक मोनोपोली मतलब अडानी एंटरप्राइजेस जो एयरपोर्ट्स मैनेज करती है, और दूसरी मोनोपोली मतलब कि एयरटेल एंड जियो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे की मोनोपोली का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आप देखना एंड तक। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आया और आउटलुक आया है बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से, तो इसको एक बार हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। बहुत बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं इसमें। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है फिर से, और इंडिया भी इससे फिर से इंपैक्ट हो रहा है ऑन ईरान ट्रेड पार्टनर्स, क्योंकि इंडिया भी ईरान का एक ट्रेड पार्टनर है। इसके अलावा अगला आर्टिकल है पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। इंडिया में रिकॉर्ड सेल्स हुई है पैसेंजर व्हीकल्स की, और ऑटोमोबाइल कंपनी ने असली दिवाली मनाई है मैं कहूँगा। और इसके रीजन बताए जा रहे हैं, जीएसटी जो रेट कट आया है वो, लेकिन और भी कुछ रीजन है जिसके बारे में हम लोग एक थोड़ा डीप इनसाइड लेंगे इसमें। गवर्नमेंट स्टेप इन कर रहा है टू ट्रीन इन 10 मिनट डिलीवरी अब खत्म हो चुकी है। ब्लिंकिट अपने वेबसाइट से हटा दिया है, सबने 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस हटा दिया है गवर्नमेंट के कहने पे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक फाइनली देर कर देता है हमेशा, लेकिन अब इन्होंने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को 6.5% पे रखा है, रिवाइज कर दिया है। इसके अलावा यूएस के सिटीजन्स अगर आप देखोगे तो अब ये रिस्क पे हैं फॉर मेनी। अब 4 हिडन रूल्स हैं जो रिवोक कर सकते हैं आपका सिटीजनशिप स्टेटस। अगर आपको सिटीजनशिप मिल गई है, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि वो रिवोक करेंगे काफ़ी सारे लोगों का सिटीजनशिप स्टेटस कुछ कंडीशंस पे। तो ये कंडीशंस क्या है हम लोग ये देखेंगे। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि ये सारे आर्टिकल जिसे पढ़ने में शायद आपको 1-2 घंटे लगे, मैं आपको सिर्फ 15 मिनट में समझा दूंगा कि क्या क्या इसमें हो रहा है और कैसे एनालाइज करना है, कैसे हमें सीखना है। अब शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। सबसे इंटरेस्टिंग मोनोपोली वर्सेस मोनोपोली। तो मैं बताता हूँ चल क्या रहा है इसमें। थोड़ा जूम इन करते हैं। और टेलीकॉम कंपनीज क्यों वॉर पे हैं विथ मेट्रो एंड एयरपोर्ट ओनर्स। एयरपोर्ट ओनर्स और मेट्रो ओनर्स जो हैं, जो मैनेज कर रहे हैं लोग, उनसे टेलीकॉम कंपनीज ने लड़ाई कर ली है। और लड़ाई का रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग, आप ये देखो। यहाँ पे बात चल रही है कंट्रोल और डिप्लॉयमेंट की टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की। यस, अब रिसेंटली अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है। स्पेसिफिकली इन मोबाइल ऑपरेटर्स यहाँ पे लड़ रहे हैं, और वो लड़ रहे हैं क्यों? उनका सिंपल सा कहना है, देखो कि भाई हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, नवी मुंबई एयरपोर्ट से शुरू हुआ कि आप हमें हमारे टावर्स डिप्लॉय नहीं करने दे रहे हो, और करने दे रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा हमसे पैसा चार्ज कर रहे हो। हम पैसे 3 साल तक जो कमाने वाले थे वो सारे हमारे स्टार्टिंग में ही लग जाएंगे, इतना ज़्यादा कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे लार्ज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है, जियो, इन्फोकॉम, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जैसे कि अडानी इन्हें डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं दे रहे हैं अपने नेटवर्क को सेटअप करने का, और इसके लिए इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ रहा है जो वही एंटिटी कंट्रोल करती है जो अपॉइंट की गई है बाय प्रॉपर्टी ओनर। तो अडानी ने एक तीसरे, या मेट्रो ऑपरेटर्स ने किसी तीसरे एंटिटी को अपॉइंट कर दिया, और वो एंटिटी उसके पास ओनरशिप हो गई है उसकी, और वो इनसे पैसा चार्ज कर रहा है। तो जैसे कि आप देखो मुंबई के मेट्रो एक्वा लाइन में टेलीकॉम कंपनीज एलिज कर रही हैं कि मेट्रो अथॉरिटी ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थर्ड पार्टी वेंडर को दे दिया एक टेंडर के थ्रू, और टेलीकॉम कंपनीज को तो कंसीडर भी नहीं किया गया यहाँ पे। फिर वैसे इन्होंने अडानी ग्रुप ओन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, यहाँ पे इन्हें रिफ्यूज़ कर दिया है कि कोई भी राइट ऑफ वे ग्रांट परमिशन दिया जाएगा, ठीक है, कि अपना इन बिल्डिंग नेटवर्क लगाएं, और इन्हें एक सेंट्रली कंट्रोल अरेंजमेंट पे जाना पड़ेगा। और वैसे ही दिल्ली एनसीआर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एयरपोर्ट अंडरपास और टनल्स में भी इन्हें इन्हीं तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो राइट ऑफ वे होता क्या है, थोड़ा सा ही समझ लेते हैं। देखो, राइट ऑफ वे ये कहता है कि एक स्टैट्यूटरी परमिशन है जो ग्रांट की गई है लाइसेंस टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, मतलब कि भारतीय एयरटेल, जियो को, कि लैंड एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी प्रेमिसेस को एक्सेस कर सकते हैं अगर वो कंट्रोल्ड है बाई पब्लिक अथॉरिटी, जहां पे वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, क्योंकि नेटवर्क तो हर जगह आना चाहिए, राइट। तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 है, और उसमें राइट ऑफ वे रूल्स है, और यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज जो मैनेज कर रही है ना ऐसे जगहों को, उन्हें उनका ये ऑब्लिगेशन है, दे आर रिक्वायर्ड टू ग्रांट राइट ऑफ वे ऐसे लाइसेंस्ड ऑपरेटर को एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से कि भाई हाँ ठीक है, आप डिजर्व करते हो तो हम आपको यहाँ पे ये देंगे, और टाइम बाउंड होना चाहिए स्पेसिफिक टाइम के अंदर, और कुछ प्रेस्क्राइब चार्जेस हैं वो आप चार्ज कर सकते हैं, वो मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर से आप ले सकते हो, चार्ज कर सकते हो। अब इन बिल्डिंग सोल्यूशन क्या होता है, ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो इनक्लोज स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स होती हैं या फिर एयरपोर्ट जैसे स्ट्रक्चर हो गए जो क्लोज्ड हैं, वहाँ पे होता है जहाँ पे आउटडोर मोबाइल सिग्नल एडुकेटली पेनिट्रेट नहीं कर पाते, नहीं पहुँच पाते हैं। तो टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि जो एक्टिव आईबीएस इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ऑपरेट तभी होगा जब लाइसेंस टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो जो स्पेक्ट्रम होल्ड करके बैठे हैं वो इसे प्रोवाइड करेंगे, ना कि कोई अनलाइसेंस एंटिटी आ गई है या खाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, जैसे कि एयरपोर्ट का जो ओनर है, एयरपोर्ट का जो बेसिकली मेन ओनर है, वो ये नहीं प्रोवाइड कर सकता विदाउट अ स्पेक्ट्रम लाइसेंस। स्पेक्ट्रम लाइसेंस चाहिए होता है। अब इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
कि आप टेलीकॉम कनेक्टिविटी अपने कॉम्प्लेक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड करवाओ। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे? या तो लाइसेंस ऑपरेटर दमसेल्स ये करेंगे, या फिर जैसे कि टनल्स के केस में जो है वो प्रॉपर्टी ओनर करेगा। लेकिन कोई मोनोपोलिस्टिक अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते हो, कोई मोनोपोली आप नहीं क्रिएट कर सकते हो कि आपने किसी को दे दिया वही करेगा, और वहाँ अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो जो नवी मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ये कहीं ना कहीं डिनाई नहीं कर सकती राइट ऑफ वे लाइसेंस ऑपरेटर्स को कि वो खुद ही अपने आप को एक एंटिटी बनाई, दूसरी एक कंपनी खोली, उसी को बना दिया आपने एक न्यूट्रल होस्ट। तो इससे क्या होगा? इससे आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस कर रहे हो। मुंबई मेट्रो की कॉन्टेक्स्ट में भी एक्वा लाइन में अगर आप देखोगे तो इनका कहना है कि दे शुड बी अलाउड टू डिप्लॉय अ कॉमन टीएसपी लेड आईबीएस नेटवर्क, जहां पे इन्हें सर्विसेज को राउट नहीं करना पड़ेगा एक थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू, जिसे एयरपोर्ट या मेट्रो ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये थर्ड पार्टी न्यूट्रल होस्ट है, और फिर उसे टेलीकॉम कंपनीज को पैसा देना पड़े। जेवर एयरपोर्ट की बात करूं तो यहां भी आप देख लो, कंपेरेबल टनल्स की बात कर दूं तो डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्टेट किया है कि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आए, एंड कोई यूजेज या एंट्री चार्जेस नहीं लगाया जा सकता टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पर फॉर आईबीएस डिप्लॉयड इनसाइड सच फैसिलिटीज। अब पैसों की बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पैसों की बात है। देखो, जो नवी मुंबई वाला केस है, जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे एलिज कर रहे हैं कि ये चार्ज कर रहा है रिकरिंग फीस, सब्सक्रिप्शन फी हर महीना जो इन्हें देना पड़ेगा, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और रिस्टोरेशन कॉस्ट इसके भी बियॉन्ड है। और जो सिर्फ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और रेस्टोरेशन कॉस्ट है, यही एक कॉस्ट है जो अलाउड होता है राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क में। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको एक तो यूज़ करना पड़ रहा है सेंट्रली कंट्रोल और एयरपोर्ट ओन नेटवर्क, जिसकी वजह से इन्हें हाई कमर्शियली अनवाइबल फीस पे करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे हमारे पास ऑप्शन नहीं है जियो और एयरटेल के अलावा, राइट। तो सिमिलर कंसर्न्स रेज होते हैं किसके में? मुंबई मेट्रो के कॉन्टेक्स्ट में। वहाँ भी थर्ड पार्टी वेंडर है जिसके बहुत ज़्यादा पैसे लेता है और बहुत हाई रेंटल कॉस्ट लेता है। जैसे कि अगर मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन की बात करूं तो टेलीकम्युनिकेशन को 7.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं पर स्टेशन पर मंथ। और इनका ये कहना है कि जो कॉस्ट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने का, वो पहले 2 साल की फीस के बराबर है, और जो रेस्ट ऑफ द फीस है वो भी अक्रू होगी इस प्रॉफिट फॉर थर्ड पार्टी वेंडर। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है थर्ड पार्टी वेंडर का वो 2 साल से भी ज्यादा का है। और एग्जिस्टिंग मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फीस को बढ़ा दिया गया है टू 80 to 90 हजार रुपए आफ्टर ईयर्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। नवी मुंबई की बात करें तो चार्ज अब 92 लाख पर मंथ हो गया है पर ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर से, जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना डिप्लॉयमेंट का, उसे भी उससे भी ज्यादा बियॉन्ड जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्कर्मिश चल रही है इन दोनों के बीच में। एयरपोर्ट अथॉरिटी की अपनी, भाई सारे एयरपोर्ट्स, मैक्सिमम एयरपोर्ट्स तो अडानी के हैं, तो अब पॉलिसीज भी सेम होती जाएगी सारे एयरपोर्ट्स पे। और अब कंपनीज ही पूरी इंडिया में 2-3 है जितनी टेलीकॉम की है, तो उन्हें भी मोनोपोली की आदत है, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस की आदत है। तो दोनों अब देखते हैं एक दूसरे से कैसे सेटल करते हैं ये सारी चीज़ें। अब एंड यूज़र यहाँ पे बेचारा वही परेशान होगा, क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी क्रिटिकल प्लेसेस पे, वहाँ पे आपको वाईफाई लेना होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा, हर चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी। अगला आर्टिकल डिस्कस करूंगा डिफेंस का है, और आउटलुक है डिफेंस स्टॉक्स का। इस आर्टिकल में बिजनेस स्टैंडर्ड ने एनालाइज किया है कुछ स्टॉक्स को और कुछ ऑर्डर बुक को। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी, क्या होता है इंडिया में? डीएसी बेसिकली इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और यही प्रोक्योरमेंट वगैरह से रिलेटेड प्रैक्टिसेस करता है कि आर्मी और हमारे बेसिकली पूरे डिफेंस जो है फोर्सेज, उनको क्या क्या इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, क्या चाहिए। और इन्होंने अप्रूव किया एक प्रोक्योरमेंट प्रपोजल 79,000 करोड़ का अक्रॉस 3 सर्विसेज, और इन्होंने क्लियर किया है एओएन, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। ये क्या होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी? सबसे पहले जो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये एओएन अप्रूव करता है कि हमें इस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, हमें ये एक्वायर करना है। ये सबसे पहला स्टेप होता है। जब से इन्होंने एक्वायर कर लिया, बोल दिया कि हमें लेट्स से इतने मिसाइल चाहिए, अब इसका एओएन अप्रूव हो गया, अब इसका टेंडर रिलीज होगा, फिर कोई कंपनी इसका टेंडर अप्लाई करेगी, और उसके बाद ये आगे प्रोसेस जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। 3.5 लाख 3.3 ट्रिलियन रुपी, मतलब 3.5 ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ का इन्होंने एओएन अप्रूव किया है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और ये पार्ट है इंडिजनाइजेशन पॉलिसी का। मतलब इंडिजनाइजेशन का मतलब होता है अपने घर में ही बनाना है हमें सारा, मैक्सिमम चीज़ें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी मल्टी ईयर ऑर्डर विजिबिलिटी है डिफेंस प्लेस के लिए, डिफेंस कंपनीज के लिए, अगले कुछ सालों तक का रेवेन्यू ऑलरेडी फिक्स्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो शेयर है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का, वो 54% में था FY19 में, फाइनेंशियल 2019 में अब 92% हो गया, और इससे डिफेंस प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। अब मेजर अप्रूवल क्या क्या है? जैसे कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे हम बोलते हैं QRSAMs, और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स 30,000 करोड़ के और 28,000 करोड़ के, तो यही हो गए। इसके अलावा Q3 में
एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटीज आई हैं ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ की, जहां पे अप्रूवल हुआ है नाग मिसाइल सिस्टम MK2, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स और एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडोज का, एस्ट्रा MK2 मिसाइल्स, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज। तो अब यहाँ पे बात करता हूं मैं कंपनीज की। सबसे पहले इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड का जो आर्टिकल है ये बात कर रहे हैं पिनाका की। तो ये बेनिफिट करता है सोलर इंडस्ट्रीज को, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है 6,000 करोड़ का ऑर्डर फॉर पिनाका MK2। इसके अलावा एस्ट्रा MK2 मिसाइल जो है इसका ऑर्डर बेनिफिट करेगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। एंड दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी है इनके पास। जनरल इलेक्ट्रिक यूएस की कंपनी और इन्होंने F404 इंजन, तेजस में जो इंजन यूज होता है वो हम नहीं बनाते हैं, वो हम खरीदते हैं किससे, यूएस से। यस, F404। तो ये इंजन की डिलीवरी जो है यहाँ पे शुरू कर दी है। 5 इंजन अगर आप देखोगे तो डिलीवर किए गए हैं टू डेट एंड 2 मोर एक्सपेक्टेड है जनवरी 2026 में। तो ये भी मतलब एक ठीक है, अच्छी न्यूज़ है। ऑल्दो हमें अपना इंजन बनाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम अमेरिकन एलाई से अगर कभी हमारी लड़ाई हो गई तो हम क्या यूएस से इंजन खरीद के उनके यहाँ जेट फाइटर भेजेंगे, लड़ाई करेंगे? इट्स मतलब बहुत टफ है ये हमारे लिए कि अभी हम फोकस कर पाएँ इस चीज़ पे और बिल्ड कर पाएँ इंजन इतने कम टाइम में जितने टाइम में हमें रिक्वायरमेंट है। बट लेट्स सी। जो इंप्रूविंग सप्लाई आउटलुक है अगर आप देखोगे तो ये भी सपोर्ट कर रहा है काफ़ी सारे एग्जीक्यूशन को। हमें 97 LCA तेजस चाहिए MK-A1 एयरक्राफ्ट, 62,000 करोड़ का ऑर्डर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो HAL के पास ऑर्डर बुक है 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ का, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट 63,000 करोड़ का ऑर्डर है 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए। एंड 1 ट्रिलियन रुपये से भी ज़्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉस्पेक्ट है इसमें अगले 2 साल के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो विनर्स यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री, पारस डिफेंस, BML और BL हो सकते हैं, जिस हिसाब से लो डबल डिजिट ग्रोथ आया था Q3 FY26 में। अब ऑर्डर बुक बहुत बड़े हैं, PSU होल्ड करते हैं बड़े बड़े ऑर्डर बुक्स। यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एलोकेट किए थे 6.81 ट्रिलियन रुपये, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है 6.22 ट्रिलियन रुपीज से 6.5 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट हम क्रॉस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो पूरी दुनिया भर में अगर आप देखोगे ना तो डिफेंस के बजट बढ़ रहा है। यूएस ने अपना डिफेंस बजट बोला है कि 50% बढ़ाएंगे ट्रंप ने। $1 ट्रिलियन का बजट था जो बढ़ के $1.5 ट्रिलियन का होगा। और इंडिया का बजट कितना होता है, 60 से 70 बिलियन डॉलर, दैट्स इट। तो आप सोच रहे हो स्केल में क्या डिफरेंस है। तो पैसों से तो हम नहीं जीत सकते, लेकिन हमें दिमाग से जीतना होगा, इनोवेशन से ही जीतना होगा, वही एक तरीका है जीतने का। अब यहाँ पे कुछ नेवी वगैरह की मैं बात करूँ तो नेवी वाली कंपनीज भी जो हमारी हैं वो काफ़ी बेनिफिट कर सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग नेवी को भी आगे मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और नए वेसल्स एक्वायर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे करीब पाइपलाइन है 2.3 ट्रिलियन रुपीस का, जो रिजर्व है डोमेस्टिक वेंडर्स के लिए, जैसे कि मैजगॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी है, ठीक है, इनके लिए भी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना चाहिए कन्वर्जन ऑफ AON, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल, अपने फर्म ऑर्डर्स में, स्पेसिफिकली लार्ज टिकट जो मिसाइल और एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम वाले ऑर्डर्स होते हैं, ताकि आप देख पाओ कि हाँ ठीक है कौन बड़े ऑर्डर्स ले रहा है, कौन सी डिफेंस कंपनी आगे बढ़िया रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखा रही है, तभी आप एनालाइज कर पाओगे इन्हें। अगले आर्टिकल पे आता हूँ। ट्रंप ने स्लैप किया है 25% टैरिफ ईरान के ट्रेडिंग पार्टनर्स पे, यस। और 25% टैरिफ लगने वाला है और इंडिया भी ट्रेड करता है ईरान के साथ। सो कोई भी कंट्री, इनका कहना है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ अगर बिजनेस कर रही है देन 25% वो टैरिफ पे करेगी। एंड इंडिया की ट्रेड पार्टनर्स जो हैं जैसे कि चाइना, टर्की, UAE, ये सारे वर्स्ट अफेक्टेड हैं वंस द ऑर्डर इज इन्फोर्स्ड। अब US ऑलरेडी इम्पोज करता है 50% टैरिफ और 55% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। अगर इंडिया कंटिन्यू करता है विद ईरान तो एडिशनल 25% टैरिफ और लग जाएगा। इससे हमारा इफेक्टिव टैरिफ 75% हो जाएगा। अब हमारे ट्रेड वॉल्यूम है क्या? सबसे पहले तो बहुत ही लिमिटेड है, $1.68 बिलियन, मतलब 2 भी बिलियन बोल दूं मैं तो कितना, लेट्स से 17-18 हज़ार करोड़ का टोटल ट्रेड है, दैट्स इट। और एक्सपोर्ट हम करते हैं टू ईरान, वो वैल्यूड है $1.28 बिलियन, मतलब 0.28% है ये इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट बास्केट का। और जहाँ पे सीरियल्स, एनिमल फॉडर, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें होती है। और इम्पोर्ट भी हम बहुत कम करते हैं, $450 मिलियन का इम्पोर्ट है, दैट्स इट। तो ऑलरेडी इन पे सैंक्शंस लगे हुए थे, तो हमारा इनके साथ कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था। एक टाइम पे ईरान हमें 10% से ज़्यादा, हमारा जो टोटल शेयर था ऑयल का वो ईरान से आता था, बट अब वो भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे राइस एक्सपोर्ट्स है, ये थोड़ा इम्पैक्ट होगा। जो इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन है उन्होंने कहा है कि क्राइसिस ने डिस्टर्ब कर दिया है पेमेंट साइकिल्स को और शिपमेंट्स को भी डिले कर दिया है, तो बायर कॉन्फिडेंस बहुत वीक है। एंड करीब करीब बासमती वेराइटीज़ के जो प्राइस हैं वो गिर चुके हैं 5 से 10 रुपये
पर केजी ओवर द पास्ट वीक। तो इंडिया में चावल के दाम सस्ते हो गए क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो सकते अब यहाँ पे पड़े हुए हैं तो आपको यही बेचना होगा। और ईरान मार्केट में इनका जो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लिमिटेड ही एक्सपोजर है, 8 से 10 मिलियन डॉलर का एक्सपोजर है, तो ये मैनेज कर सकते हैं। और ये ट्रेड यूएई के थ्रू करते हैं, तो इंडिया से पहले यूएई जाता है और फिर यूएई से ईरान जाता है। तो इंडिया एक तरीके से डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहा है ईरान के साथ, यूएई के थ्रू ट्रेड कर रहा है। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है बासमती राइस वर्थ 450 मिलियन ऑलमोस्ट टू ईरान ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर, अमाउंटिंग टू नियरली 5,99,000 टन। तो इंडिया के जो बासमती मार्केट है ना, बासमती राइस है, उसके लिए एक पिलर रहा है ईरान, ठीक है। लेकिन करंट जो इंटरनल टर्मोइल है इसकी वजह से हमारे राइस मार्केट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा टी की अगर बात करूं तो कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं गए इसके स्टेटमेंट में, लेकिन इंडिया अगर आप देखोगे तो ईरान लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया के ऑर्थोडॉक्स टीज के लिए। 40 से 50 मिलियन केजी जो है ये ट्रेड रूट होके जाता है थ्रू यूएई। एंड इंडिया का जो टी एक्सपोर्ट है टू ईरान ये 10.69 मिलियन केजी हो गया था फ्रॉम 8.32 मिलियन केजी अ ईयर। एंड यहाँ पे काफ़ी मतलब डिसेप्शन आ सकता है व्हेन कम्स टू टी। और श्रिम्प और डेयरी की बात करें तो कंसर्न अबाउट फॉल आउट इन यूएस मार्केट। सबसे पहले तो यूएस मार्केट में इनके ऊपर टैरिफ लग गया है, और जो डेयरी एक्सपोर्ट्स है वो भी रिलेटिवली बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क पाउडर और घी ये हिट हो सकता है। तो ये ओवरऑल इंडस्ट्रीज है जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट ऑलरेडी बहुत बड़ा पड़ चुका है, जैसे मैंने डिस्कस किया है पिछले कुछ वीडियोज़ में, आप डिस्कस किया है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटीज जो छाबर पोर्ट के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो अनयूज है सैंक्शंस की वजह से। अब बात करूंगा पैसेंजर व्हीकल्स की। पैसेंजर व्हीकल्स डिस्पैच 20% बढ़ गया है इंडिया में, तो बहुत ही बढ़िया यूटिलिटी व्हीकल्स की डिमांड रही है। और इनके अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस भी हमें इसी तरीके से नजर आ रहा है जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनका। इंडिया का जो पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री है उसने अचीव किया एक रेयर फीट और विटनेस किया है स्ट्रॉन्गेस्ट एवर परफॉर्मेंस कैलेंडर ईयर 2025 में। यस, और कंज्यूमर डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, और इसका रीज़न था अफोर्डेबिलिटी, एक तो क्योंकि टैक्स कम हुआ और फेस्टिवल सीजन के टाइम पे टैक्स कम हुआ है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM और पैसेंजर व्हीकल होल डोमेस्टिक सेल्स अक्टूबर दिसंबर में अगर आप देखोगे तो करीब 1.27 मिलियन यूनिट्स रही है। 20.6% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है हमें। सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ियाँ बिकी है, ये अगर आप देखोगे तो यूटिलिटी व्हीकल्स सबसे ज़्यादा बिकी हैं ऑफकोर्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैंडमार्क ईयर है और इसका रीज़न एट्रीब्यूट किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2.0 का। तो देखो इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा इनोवेशन नहीं किया, कार इंडस्ट्री ने कुछ नहीं बनाया ऐसा अलग, लेकिन अचानक से कार की सेल्स में इतना ग्रोथ कैसे आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू। तो सबसे बड़ा रीज़न एक ही रहा है। और एक और बड़ा रीज़न रहा है जो आरबीआई को मैं कहूँगा आरबीआई है, क्योंकि ब्याज दर घट गए। इंडिया में कोई कार ले रहा है आपके आसपास कैश में, बहुत कम ले रहे होंगे लोग। तो अगर ब्याज दर इतना आप घटा दोगे, आरबीआई ने अच्छा खासा ब्याज दर घटाया है, तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स लोग कार और लेना चाहेंगे, कार लेना और सस्ता हो गया, क्योंकि एक तो आप इंटरेस्ट कम पे करोगे और कार पे जीएसटी भी कम लग रहा है। तो यही रीज़न है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रोथ है क्या ये कंटिन्यूड रहने वाली है, क्या ये ऐसे ही अब कार्स बिकने वाली हैं, क्या अब यही नया बेंचमार्क है, इतनी गाड़ियां हर क्वार्टर बिकेंगी, ये हमें देखना होगा। क्योंकि चीज़ें हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, लीनियर नहीं होता ग्रोथ, कभी भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जो बहुत नेचुरल है। ओवरऑल यूटिलिटी व्हीकल जो है वो 65% रहा है इनका शेयर टोटल पैसेंजर व्हीकल्स का। तो कौन सी कार कंपनीज को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा, जो यूटिलिटी व्हीकल्स बना रही हैं, राइट। सबसे बढ़िया फायदा भी वही उठाएंगे इसका। एक्सपोर्ट्स की वजह से भी स्ट्रेंथ हुआ है। यस, इंडिया से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी होती है भाई। क्या एक्सपोर्ट होता है, 2,25,046 यूनिट्स। अगर आप देखोगे ये रिकॉर्ड है। 11.7% डबल डिजिट ग्रोथ रेट आई है हमारी एक्सपोर्ट्स में भी। और फुल कैलेंडर अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट क्लाइम हुआ है टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 8,63,000 यूनिट्स, 16% ज़्यादा है। तो अदर ऑटोमोटिव सेगमेंट्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ हेल्दी ग्रोथ आई है। टू व्हीलर डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़िया रहा और बढ़िया स्कूटर डिमांड था, और ग्रेजुअल रिकवरी भी आई है एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स में। तो एक तो जीएसटी का रेट रिडक्शन, पर्सनल इनकम टैक्स भी कट हो गया, 12 लाख तक वाले लोगों के लिए टैक्स नहीं लग रहा इनकम टैक्स, और इसके अलावा सक्सेसिव रेपो रेट जो घटे हैं आरबीआई द्वारा, मतलब हमारा ब्याज दर कम हो गया। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर को टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा अगर वो 12 लाख तक कमा रहा है। दूसरा, जीएसटी भी सस्ता हो गया, और तीसरा ब्याज दर भी घट गया क्योंकि वो ब्याज पे ही कार लेता है। तो ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक बूस्टर था हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली।
अब गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया है और 10 मिनट डिलीवरी को कर दिया है बंद। यस, जो प्रॉमिस है 10 मिनट डिलीवरी का, जो एक की डिफरेंशिएटर था क्विक कॉमर्स द्वारा, क्योंकि अमेजन फ्लिपकार्ट से आप कैसे अलग हो, कोई पूछे इनसे तो ये कहते थे वी आर 10 मिनट डिलीवरी। अब यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इंटरवीन किया और इटर्नल द्वारा ओन की गई ब्लिंकिट ने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है इस क्लेम को, एंड इन्होंने रिमूव कर दिया ऑल एक्सप्लिसिट रेफरेंसेस टू अ 10 मिनट डिलीवरी। ठीक है, तो ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है यहाँ पे ये गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक मूव रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो एग्रेसिव टाइम बाउंड क्लेम है ना, जो ऑपरेटर्स करते हैं लॉजिस्टिक्स और प्रॉक्सिमिटी वाले, इससे एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट हो सकता है जो लोग डिलीवर कर रहे हैं उन पर। भले ही आपने टाइम बाउंड रखा नहीं है, लेकिन आप मार्केटिंग ऐसे कर रहे हो तो एक यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आप सेट कर रहे हो। तो इन्होंने अपने प्रिंसिपल टैगलाइन को रिवाइज कर दिया, फ्रॉम 10,000 प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स टू 30,000 प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। तो अब जो स्पीड वाली हेडलाइन थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, बहुत बोरिंग आर्टिकल है ये, बट आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को अब 6.5% बोल दिया होगा। तो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं ये, बट ठीक है। 6.3% था पहले, अब 6.5% कर दिया है। और इंडिया एक्सपेक्टेड है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रहेगी दुनिया के लार्जेस्ट इकॉनमीज़ में, इवन दो टैरिफ बहुत ज़्यादा है इंडिया के ऊपर, यूएस के टैरिफ्स काफ़ी ज़्यादा ही है अगर आप कंपेयर करोगे तो। एंड यूएस अकाउंट करता है टोटल 12% ऑफ इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। अगर अपसाइड रिस्क की बात करें तो यहाँ पे पॉसिबल रेजोल्यूशन हो सकता है ट्रेड डिस्प्यूट्स का। इसके अलावा टैरिफ रिवर्स हो सकते हैं इंडिया के लिए, तो ग्रोथ और बेटर हो जाएगी, राइट। फॉरेन कैपिटल भी और ज़्यादा आएगा अगर ट्रेड के जो बैरियर्स हैं ये क्रिएट हो गए हैं, टैरिफ लग गया है इनके ऊपर, तो अब फॉरेन कैपिटल भी क्यों नहीं, आप देखो तो इंडिया से लगातार एफआईएस भी बेच रहे हैं इस टाइम पे इक्विटीज़ में अपने शेयर्स को, तो ये कहीं ना कहीं मदद करेगा फॉरेन कैपिटल को भी रोकने के लिए। क्रेडिट ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब लोन बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ ग्रो कर रहा है, लोन ग्रोथ अच्छा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर, मतलब अगर आप देखोगे तो थोड़ा उससे रिलेटेड रिस्क आ सकते हैं, बट क्रेडिट ग्रोथ इकॉनमी में होती है विच इज़ एन इंडिकेटर कि इकॉनमी ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। कंजम्पशन भी अब क्रेडिट से होता है, क्रेडिट कार्ड से और लोन से। और डेवलपमेंट भी, यार कंपनीज अपने कैश तो नहीं लगाती हैं, कंपनीज लोन लेती हैं, बॉन्ड्स इशू करती हैं, डिबेंचर्स इशू करती हैं और उसी से ग्रो करती हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और ग्लोबल इकॉनमी लेकिन नीचे जा रही है, ग्लोबल इकॉनमी 2.6% ग्रो करने वाली है जो पहले 2.7% था। तो फ्रंट लोडिंग जो और टैरिफ जो है अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं ग्लोबल इकॉनमी को। दुनिया भर में एक स्लो डाउन देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन इंडिया यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अब बात करता हूँ यूएस सिटीजन्स की। यस, रिस्क है बहुत सारों के लिए, और 4 हिडन रूल्स है जो रिवोक कर सकते हैं आपके सिटीजनशिप स्टेटस को इवन ईयर्स लेटर। तो डिट्रॉइट इवेंट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो नेचुरलाइज इमिग्रेंट्स हैं जिन पे फ्रॉड का केस चल रहा है एंड दे आर कन्विक्टेड, उनका सिटीजनशिप स्टेटस हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। इन्होंने थ्रेटन किया है कि जो कन्विक्टेड हैं फ्रॉड के, स्पेसिफिकली इन्होंने सोमालिया का नाम लिया है अग्रेसिव स्पीच में कि ये इनके सिटीजनशिप को रिवर्स कर देंगे। अब इनका कहना है कि ये तो खैर इन्होंने बकवास किया है, काफ़ी बकवास करते हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इनका ये कहना है यहाँ पे कि अगर ये तब हो सकता है जब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है, एक तो नेचुरलाइजेशन के टाइम पे वो मीट नहीं करते, जैसे कि बीइंग अटैच्ड टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग इन यूएस फॉर रिक्वायर्ड टाइम, फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए कंट्री में, लॉफुल परमानेंट रेसिडेंस स्टेटस होना चाहिए और गुड और मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा ये रिवोक करेंगे 4 थिंग्स के बेसिस पे स्पेसिफिकली, ठीक है। या तो आपने अगर आप सिटीजनशिप ली और ये 4 चीज़ें जो थी ये ट्रू होना चाहिए। एक तो आपने कोई मिस रिप्रेजेंट किया किसी फैक्ट को, तो आपकी सिटीजनशिप ये रिवोक कर सकते हैं। ये एक्ट पर्पस पे किया गया, बाय पर्पस किया गया है, विद इंटेंशन, गलती से नहीं। और जो फैक्ट था वो हिडन था, ये मिस रिप्रेजेंटेड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिटीजनशिप ग्रांट किया गया उस झूठ की वजह से, जो झूठ आपने बोला है उसके, या छुपाया है कुछ उसकी वजह से। तो अगर आप सर्टेन ग्रुप भी ज्वाइन कर रहे हो नेचुरलाइजेशन के बाद, स्पेशली विद इन 5 ईयर्स, तब भी आपके सिटीजनशिप को रिवोक किया जा सकता है। जैसे कि आपने कोई कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है, या फिर कोई टोटालिटेरियन पार्टीज ज्वाइन कर ली, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप मिलिट्री सर्विस के थ्रू सिटीजनशिप लेते हो तब भी सिटीजनशिप रिवोक हो सकती है। कैसे? अगर आप बने हो ऑनरेबल मिलिट्री सर्विस के थ्रू और लेटर आप मिलिट्री को छोड़ दो, ठीक है, अदर देन ऑनरेबल कंडीशंस, और डिस्चार्ज होता है बिफोर कंप्लीटिंग द 5 ईयर्स ऑफ ऑनरेबल सर्विस। तो ठीक है भाई, ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं, बट वी हैव टू सी कि कितने रिवोक होते हैं। और ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं किसको? सोमाली सिटीजन्स को, ठीक है, क्योंकि सोमालिया में इनका कहना है ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ऐसी कोई, वहाँ पे बिल्कुल एक रोग स्टेट है और लोग झूठ बोल करके कुछ भी सर्टिफिकेट बना करके वहाँ से आ रहे हैं और वहाँ से
आकर के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यूएस के सिस्टम को। सबसे ज़्यादा ये लोग वेलफेयर सिस्टम पे रहते हैं, ये लोग जॉब नहीं करते, टैक्स नहीं पे करते, उल्टा टैक्स का बर्डन जो है और बढ़ जाता है दूसरे लोगों पे, क्योंकि इनको वेलफेयर चाहिए, हर महीने सब्सिडीज़ चाहिए, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जिस पे ये रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है फ्रॉड्स इनके, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशंस में भी। तो आज के लिए बस इतना ही, बट अगर आप यहाँ तक रुके हो तो आई होप कि आप चैनल भी सब्सक्राइब करोगे, एंड कल फिर से ऐसे ही वीडियोज़ देखोगे रोज़। थैंक यू।